Hello student, very good morning to all of you. Dear student, now we have a JK Bose PYQ 2023 and the first part we have a botany, okay. Then after that we will discuss a zoology part. In a botany, the first part we have a section A. In a section A, the first question is a control of gene expression in prokaryote take place at the level of. अब आप सभी बच्चे जानते हैं जीन एक्सप्रेशन यूक्रियोट्स में भी होता है, प्रोक्रियोट्स में भी। यूक्रियोट्स में ट्रांसलेशन में भी होगा और ट्रांसक्रिप्शन में भी, लेकिन प्रोक्रियोट्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन टेक प्लेस होता है फाइनल वो साइटोप्लाज्म में पर ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, व्हाट इज सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी है क्या? सेलुलर टोटिपोटेंसी का मतलब है बच्चा एक ऐसी एबिलिटी किसी सेल की जिससे एक कंप्लीट बट प्लांट डेवलप हो या कंप्लीट एक इंडिविजुअल डेवलप हो। द फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ सिंगल सेल। द प्लांट सेल्स आर टोटिपोटेंट, दे कैन गिव राइज टू अ कंप्लीट प्लांट। तो आप सिंपल एक फर्स्ट लाइन भी लिखते कि सेलुलर पोटेंसी एक एबिलिटी है जिसमें एक प्लांट सेल या कोई एनिमल सेल या ऑर्गेनिज्म सेल से हम कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं, लेकिन ये एनिमल वाले केस में नहीं रहता है, मोस्टली हम प्लांट में ही ये सेलुलर टोटिपोटेंसी पावर है। एनिमल में होगा, एनिमल केस में बट जैसे स्टेम सेल्स होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसी से कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। गॉट इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट publishes the red list of species, so that is a IUCN. The next question है, you have a what is the BOD, that is a biological oxygen demand। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? तो जब भी कोई वाटर बॉडी में ऑक्सीजन पॉल्यूशन बढ़ता है तो ऑक्सीजन का लेवल जो होगा वहाँ पे एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए वो बढ़ता है, तो जिसको BOD बोलते हैं। मोर द पॉल्यूशन but will more but BOD level get increase। समझे? जितना BOD घटेगा उतना पानी but साफ होते जाएगी, याद रखना इस बात को। देन सेक्शन बी में अगर हम बात करेंगे तो यू हैव अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंसिटिव कंजर्वेशन, नेम सम इंसिटिव कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। तो आप सभी बच्चे जानते हैं इंसिटिव कंजर्वेशन एक ऑन द साइट कंजर्वेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। गॉट इट। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स उसमें आ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गई और नेशनल पार्क्स आ गए, तो ये सब इनके एग्जांपल्स हैं। तो इसलिए जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को या पूरे इकोसिस्टम को किसी एक पर्टिकुलर कन्फाइंड एरिया में जा करके उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं उसी के नेचुरल साइट पे जाकर, दैट इज अ इंसिटिव कंजर्वेशन। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। समझे? सबसे कॉमन मोस्ट टाइप ऑफ ओव्यूल होता है ऑर्थोट्रोपस, जिसमें ओव्यूल दैट कंटेन अ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल, न्यूक्लियस होता है एक ओव्यूल के अंदर जिससे न्यूट्रिशन मिलता है और एम्ब्रियो साइक का डेवलपमेंट होता है। और न्यूक्लियस के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो चलाजा से ओरिजिन होता है उनको हम इंटेगोमेंट बोलते हैं, आउटर और इनर। और बेस जहाँ से बट लिखा द बेसल पोर्शन न्यूक्लियस जहाँ से इंटेगोमेंट बनते हैं उसको बोलते हैं चलाजा, और जहाँ बट इंटेगोमेंट फ्यूज होते हैं वहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग बनती है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। देन क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव, व्हाट आर चाज्मोगेमस फ्लावर, व्हाई डज अ क्लिस्टोगेमस फ्लावर शो ऑटोगेमी ओनली। चाज्मोगेमस फ्लावर क्या होता है और क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्यों ऑटोगेमी ही शो करता है। अब चाज्मोगेमस फ्लावर का एग्जांपल कॉमिलिना या क्लिस्टो में भी कॉमिलिना, तो चाज्मोगेमस फ्लावर वो फ्लावर होता है जो एक नॉर्मल फ्लावर के जैसा होता है, उसमें नॉर्मली उसमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होता है। समझे? तो वो चाज्मोगेमस फ्लावर ऑटोगेमी भी कर सकता है और जीनोगेमी भी कर सकता है, लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर अंडरग्राउंड फ्लावर होता है और बाइसेक्सुअल होता है और उसमें एंथर और स्टिग्मा कभी भी एक्सपोज नहीं होते, इसलिए वहाँ पर जीनोगेमी का कोई चांस नहीं होता, इसलिए हमेशा वहाँ पर क्या होगा, ऑटोगेमी होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यही चीज़ इसमें। देन क्वेश्चन इसके और में पूछा, व्हाट इज अनीमोफिली, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीमोफाइलस फ्लावर। अनीमो का मतलब है कि ऐसा पॉलिनेशन जो हवा के थ्रू होगा। द अनीमोफिली इज अ मेथड ऑफ पॉलिनेशन दैट यूजेस एयर करंट टू ट्रांसफर द पोलन। और क्या क्या करेक्टर होते हैं ऐसे फ्लावर का जिसमें बट हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है। फ्लावर का साइज छोटा होगा और दे आर नॉट ब्यूटी, मतलब एक अट्रैक्टिव नहीं रहता है,
काफ़ी ज़्यादा बट ब्राइट नहीं रहता है। दे डोंट गिव ऑफ एनी सेंट, कोई उसमें सेंट रिलीज नहीं होता है, क्योंकि हवा को कोई लेना देना नहीं, ना तो साइज से बड़ा साइज होगा तो हवा से ट्रांसपोर्ट होने में दिक्कत है, इसलिए साइज छोटा होना। और बाकी ना तो ब्यूटी से, ना अट्रैक्शन से, ना सेंट से, ना तो उसको पोलन फर्दर नेक्टर से कोई मतलब है। तो इसलिए प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन टू मेक अप फॉर, यस एग्जैक्ट, हवा से पॉलिनेशन के लिए जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो हमेशा लार्ज अमाउंट में रिलीज होते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है कि एक ही डायरेक्शन उसने सेम जा करके दूसरे प्लांट पे उन पोलन ग्रेन को लेकर जाना है। गॉट इट, कुछ पोलन ग्रेन जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। गॉट इट। स्टिग्मा एलेबोरेट होगा, पोलन ग्रेन ड्राई होंगे, लाइट होंगे और स्मूथ वॉल्ड होंगे। देन सेक्शन सी में अगर हम बात करेंगे, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो मेन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी की क्या क्या है, जिसको आप बोलते हैं ईवल क्वार्टेट। ईवल का मतलब है जो नुकसान करेगा, क्वार्टेट का मतलब 4 ऐसे ईवल है, 4 ऐसे मेन कॉजेज है जिनसे बायोडाइवर्सिटी को लॉस। सबसे पहला है हैबिटाइट का लॉस और फ्रेगमेंटेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटाइट अगर लॉस हो जाता है या वो ऑर्गेनिज्म वहाँ से फ्रेगमेंट के मतलब वहाँ से कोई कुछ ऑर्गेनिज्म एक जगह कोई दूसरे जगह वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं फॉर द सेक ऑफ फूड, तो नेचुरली बात है एज अ रिज़ल्ट कुछ ऑर्गेनिज्म को न्यू कंडीशन में जा करके हैबिटाइट जो है वो सूट करता है नहीं करता है, एडजस्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, एज अ रिजल्ट एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमन द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स का अदर ऑर्गेनिज्म का अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए या अदर पर्पज़ के लिए अबाउट हम जो ऑर्गेनिज्म का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अबाउट ऑर्गेनिज्म को एक्सटिंक्शन की ओर लेकर जाता है। यूज़ करना है बट ओवर यूज़ नहीं करना, मतलब एक्सप्लॉइट नहीं करना। तो जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का होगा, एक ह्यूमन अपने पर्पज़ के लिए करेगा, तो एज अ रिजल्ट वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, धरती पे अगर एलियन का बट इंट्रोडक्शन होना अनइंटेंशनली या डेलिब्रेटली, तो नेचुरली बात है उससे एक बहुत लार्ज स्केल में अबाउट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। या जैसे एक हम एलियन स्पीशीज़ की बात करते हैं, जैसे कोई भी एक ऐसे कोई जैसे पार्थिनियम ग्रासीज है, तो उसी को बट लेकर के अगर किसी पैडी फील्ड में इंट्रोड्यूस करोगे या ऐसी जगह इंट्रोड्यूस करें, तो एज अ रिज़ल्ट वो देयर विल बी द जैसे एलर्जी जैसी डिजीज़ उस हैबिटाइट एरिया में कॉज कर सकता है। या फर्दर कोई न्यू बट एग्जांपल जैसे मतलब नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन द ईस्ट अफ्रीका लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक असेंबली मोर देन 200 स्पीशीज किकलेट फिश इन द लेक। इसके अलावा को एक्सटिंक्शन का मतलब है जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ बट एक म्यूचुअल इंट्रैक्शन के साथ रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रोटो कॉपरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ बट सिर्फ वो म्यूचुअल इंट्रैक्शन में नहीं रहते, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अब उनमें से कोई एक भी बट अगर में से कोई एक भी ऑर्गेनिज्म अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी नेचुरली बात है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाए, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे। एक भी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हुआ तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। गॉट इट। देन वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल देन द आरएनए। क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन करो और क्यों ऐसा होता है। क्योंकि डीएनए आप सब बच्चों को पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक तो इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और दूसरा बट डीएनए में थाइमिन होता है जो बट आरएनए में नहीं होता। तीसरा बट जैसे आरएनए है, आरएनए में बट देयर इज़ अ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है हर एक न्यूक्लियोटाइड में, जिसके कारण आरएनए बहुत रिएक्टिव नेचर है, और ये चीज़ डीएनए में नहीं होता है। डीएनए इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है। गॉट इट। जो आरएनए है वो मोस्ट रिएक्टिव नेचर है, डीएनए मोस्ट बट स्टेबल नेचर है, इसलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और जो आरएनए है वो नहीं कर पाता है। समझे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर जीएमओज, व्हाट आर देयर प्रॉस एंड कॉन्स। जीएमओज क्या है, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है और उनके क्या क्या प्रॉस मतलब क्या एडवांटेजेस हैं, और कॉन्स मतलब क्या उनके डिसएडवांटेजेस हैं। तो जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका डीएनए को हम अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। गॉट इट।
मतलब हमने किसी ऑर्गेनिज्म को बेस्ट बनाना क्वालिटी के हिसाब से या डिजीज़ रेजिस्टेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन रेजिस्टेंट के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ऐसे जेनेटिक अल्ट्रेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं, ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करते हैं डिज़ायरेबल, ताकि वो ऑर्गेनिज्म उन सब कंडीशंस को प्रॉपर तरीके से फेस कर सके। तो प्रॉस क्या है, मतलब उसके एडवांटेजेस क्या है, वही जो मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सके एटमॉस्फेरिक स्ट्रेस को, एक्सट्रीम टेम्परेचर को, सैलिनिटी को, ड्रॉट कंडीशन को, फ्लड्स को, ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस हो डिजीज़ के लिए, मतलब पैथोजन के लिए, वायरसेस के लिए, फंगाई के लिए, बैक्टीरिया के लिए, हर्बिसाइड टॉलरेंस हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो। और कॉन्स क्या है, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि जीएमओ का डिसएडवांटेज है कि चेंजेस इन द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड बायोटिक इन्वायरमेंट। इसके अलावा परसिस्टेंस एंड इन्वेसिवनेस, ट्रांसफर ऑफ जीन्स, इंटरेक्शन विद टारगेट ऑर्गेनिज्म, interaction with non-target organism, interaction with the soil ecosystem. Then question number 11, what are biocontrol agents? Giving examples show how they control pest infestation. बायो कंट्रोल एजेंट क्या, मतलब हमने केमिकल यूज़ नहीं करना है कि अपने खेतों में पेस्ट इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करना, आपने उसका एग्जांपल भी देना और उसको डिफाइन भी करना। तो बायो कंट्रोल रेफर टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals. बट इन केमिकल्स के थ्रू मैंने बताया कि इनका ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है, ये हार्मफुल होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पैल्यूट करते हैं, फ्रूट को टॉक्सिक बनाते हैं, वेजिटेबल को, क्रॉप को टॉक्सिक। तो इसलिए हमें क्या करना, हमने बायो कंट्रोल यूज़ करने, मतलब हमने जैसे लेडी बर्ड यूज़ करना, ड्रैगन फ्लाई यूज़ करना। तो लेडी बर्ड खेतों में एफिड्स को खा देता है, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटोज़ को खा देता है। अदरवाइज़ यही एफिड्स और मॉस्किटोज़ हमारे खेतों को तबाह करते हैं, हमारे ईल्ड को तबाह करते हैं, डिजीज़ कॉज कर जाते हैं। तो इसलिए हमने केमिकल यूज़ नहीं करना इन पेस्ट को कंट्रोल करने, हमने बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करना है। गॉट इट। और एग्जांपल जैसे इसके अलावा बीटी कॉटन है हमारे पास, समझ आए, तो बैसिलस thuringiensis से हमने प्रोटॉक्सिन एक्सट्रैक्ट करके स्पोर्स के फॉर्म में स्प्रे करते हैं प्लांटों में, और एज अ रिजल्ट जो इंसेक्ट होते हैं पेस्ट, उनके लार्वा उसको खा देते हैं, एज अ रिजल्ट उनके गट में जाकर वो टॉक्सिन बन जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। तो एक एम्ब्रियो सैक कैसे मेगास्पोर मदर सेल से बनता है, तो बट वेरी वेल, जो मेगास्पोर मदर सेल्स होता है उसकी मियोटिक डिवीजन होती है, एज अ रिजल्ट वो 4 मेगास्पोर बनाते हैं, जिसमें से एक मेगास्पोर फंक्शनल रहते हैं, बाकी 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाए। जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसकी फर्दर होगी मैटोसिस, और मैटोसिस से पहले वो 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, फिर वो बट पहले, क्योंकि एक मैटोसिस मतलब 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर दूसरी मैटोसिस से उन 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, फिर तीसरी मैटोसिस से 4 न्यूक्लियाई से 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। 8 न्यूक्लियाई में से क्या होगा, जिसमें 7 बट जो होंगे हमारे पास 6 न्यूक्लियाई के लिए वाल फॉर्मेशन होता है, लेकिन 2 न्यूक्लियाई के लिए वाल फॉर्मेशन नहीं होता। तो 6 न्यूक्लियाई के लिए वाल फॉर्मेशन होगा, तो मतलब वो 6 सेल बन गए, और जो 2 न्यूक्लियाई बचते हैं उनके लिए एक ही वाल होता है। तो मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियाई आते हैं, जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, और बाकी 3 एंटीपोडल होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होता है। देन क्वेश्चन सेक्शन डी में, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ फ्लावर कलर इन गार्डन पी प्लांट डिफर फ्रॉम स्नैपड्रैगन डिफर। व्हाई इज दिस डिफरेंस ऑब्जर्व एक्सप्लेन शोइंग क्रॉसिंग अप टू F2 अब आपसे पूछा है कि एक जो गार्डन पी प्लांट है उसका फ्लावर का कलर डिफर होता है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन डिफर। ये क्या है, सिंपल सी बात है कि जो गार्डन पी प्लांट है, अगर इसका फ्लावर कलर की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंपल क्रॉसेज होते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसमें यहाँ पर कंप्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज होता है गार्डन पी में, तो इसलिए यहाँ इसका कलर, जैसे मैंने बताया कि गार्डन पी प्लांट हमारे पास रेड कलर का एक उसका पेटल है, दूसरा गार्डन पी का हमारे पास वाइट है, समझ है। तो इसको मैंने बट कलर दिया, जैसे मैंने कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर। अगर कंप्लीट गार्डन पी में कंप्लीट डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है, तो एज अ रिजल्ट बनेगा F1 कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब कैपिटल आर जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट होता है, तो F1 भी क्या मिलेगा, रेड। लेकिन स्नैपड्रैगन में ऐसा नहीं होता, स्नैपड्रैगन में लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो होता है, जिसमें ना रेड वाला जीन डोमिनेंट रहता ना वाइट वाला, तो एक इंटरमीडिएट कलर बन जाता। तो कैपिटल आर स्मॉल आर जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एज अ रिजल्ट वो रेड नहीं रहता ना वाइट रहता, वो एक नया कलर बन जाता पिंक। तो इसलिए स्नैपड्रैगन का
फ्लावर कलर डिफर होता है गार्डन पी के कंपैरिजन में ड्यू टू लॉ। गार्डन पी में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होता है और स्नैपड्रैगन में लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। समझे, ये मेन डिफरेंस, और इसी को हमने क्रॉसिस के माध्यम से शो करना है जो यहाँ पर गिवन है। पर्पल फ्लावर, वाइट फ्लावर, एज अ रिजल्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग वो F1 क्या बना, पर्पल ही बना। क्यों? क्योंकि कैपिटल P इज डोमिनेंस ओवर द स्मॉल। तो ये है गार्डन पी की कहानी, जिसमें आपको फिनोटिपिक 3:1 आएगा और जीनोटिपिक 1:1, जो एक मोनोहाइब्रिड का। लेकिन अगर स्नैपड्रैगन में देखेंगे तो रेड फ्लावर कैपिटल R कैपिटल, व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर, एज अ रिजल्ट F1 आए कैपिटल R स्मॉल आर। यहाँ पर लॉ फॉलो हो रहा है कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जिसके कारण ना कैपिटल R डोमिनेंट है, ना स्मॉल r तो होगा नहीं, वो रिसेसिव है। तो इसकी ना तो यहाँ कैपिटल R जब डोमिनेंट नहीं है तो रेड कलर नहीं बनेगा, तो एज अ रिजल्ट यहाँ फ्लावर क्या बनेगा, पिंक फ्लावर बनेगा, ना रेड बना ना वाइट। दिस इज द इनकम्प्लीट। इसका फिनोटाइप जीनोटाइप सेम होता है 1:1। देन क्वेश्चन नंबर 14, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन क्या है, हम कैसे इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं और किसने इसको प्रूव किया। तो वाटसन क्रिक ने 1953 में प्रपोज किया एक स्कीम कि DNA का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। मतलब जो DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है और एज अ रिजल्ट एक DNA से 2 DNA की कॉपीज बनती है। तो उनने बताया जब एक DNA से 2 DNA की कॉपीज बनती है तो वो सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब DNA के 2 स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड आपस में ओपन होंगे, अनवाइंड करेंगे। तो उन्होंने ये बताया कि जो 2 DNA की कॉपी बनती है डबल स्ट्रैंडेड, उनमें से सिर्फ एक स्ट्रैंड पेरेंटल कंजर्व होता है और एक जो स्ट्रैंड होता है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड। इसलिए उसको बोला सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेशन। मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड DNA जब अनवाइंड होता है तो वो 2 स्ट्रैंड अनवाइंड करेगा और उन दोनों स्ट्रैंड से आगे 2 डॉटर डबल स्ट्रैंडेड DNA बनते हैं। तो एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो इसलिए वाटसन और क्रिक ने इस चीज़ को बताया कि जब भी DNA से 2 कॉपी बनेगी डबल स्ट्रैंडेड, एज अ रिजल्ट वो सेमी कंजर्वेटिव से बनता। और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मेसलसन और स्टाल एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने इसको ई कलाई के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो किया और एज अ रिजल्ट उन्होंने देखा यस एग्जैक्टली इस करके ये सामने हमारे पास डायग्राम कि फर्स्ट जनरेशन में आपको बिल्कुल रेड दिख रहे हैं दोनों स्ट्रैंड। एज अ रिजल्ट जब उसका रेप्लिकेशन हुआ तो 2 DNA बने, दोनों डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन एक में सिर्फ रेड स्ट्रैंड है और एक आपके पास यहाँ नया कलर ग्रीन आ गया। तो ये न्यू कहाँ से आया स्ट्रैंड, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है। ये न्यू प्राइमर RNA प्राइमर हेल्प करता है न्यू स्ट्रैंड डेवलप करने में, समझे। और पेरेंटल देखेंगे तो एक ही। अब देन दूसरा अगर हम देखेंगे सेकंड जनरेशन, हमने एक्सपेरिमेंट करा, अब सेकंड जनरेशन के लिए जनरेशन 1 एक पेरेंट बन गया। तो इसमें भी देखो 4 आपको मिले, 2 बिल्कुल पेरेंटल मिले और 2 बिल्कुल नए बने, समझे। तो दिस इज अ लॉ ऑफ दिस इज द अबाउट सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो दैट ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो आपने देखो एक चीज़ बच्चा आपके लिए प्रॉपर से डेवलप किया, क्वेश्चन डेवलप किया, आंसर डेवलप किया। कोई कट कॉपी पेस्ट सिस्टम नहीं है, अपना कॉपीराइट सिस्टम है। गॉट इट। कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं, किसी का यहाँ से उठाया वहाँ चिपका दिया, वहाँ से उठाया यहाँ चिपका दिया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। खुद मेहनत करा आप बच्चों के लिए ताकि आपको समझ आए। और दूसरा ये है कि जो पूरे साल आपने पढ़ा है, जो आपको पूरे साल पढ़ाया है, NCERT से पढ़ाया है, तो अभी भी आपको वही मटेरियल आपके सामने मैंने बट कंपाइल किया गया है, डन किया गया, ताकि आपको ये ना हो न्यू मटेरियल आएगा तो नए तरीके से उसको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपकी समझ में कोई बट न्यू चेंजेस ना हो, ऐसा कुछ ना। जो आपको समझाया, जो आपको पढ़ाया, जो आपको लिखा है वही चीज़ है, तो इससे बेनिफिट है। दिस इज़ अ ट्रू कॉपीराइट सिस्टम है, इट्स नॉट अ बट कॉपी सिस्टम। कट कॉपी पेस्ट सिस्टम अपना पास नहीं चलता। गॉट इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।